प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कल हमने त्रुटि के कुछ न्यूमेरिकलों को ख़त्म किया था, जो हमारे लेसन के पूरे न्यूमेरिकल हो गए थे। आशा करते हैं कि जो मैंने न्यूमेरिकल छोड़े थे आप लोगों ने लगा लिए होंगे। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग। ये दूसरा लेसन था, उसी को लेसन को आगे बढ़ाते हुए त्रुटियाँ पढ़ चुके हैं हम लोग, मापन पढ़ चुके हैं। अब इसी के साथ अगला आता है सार्थक अंक। तो बेटा पहली बात तो डेफिनेशन पढ़नी चाहिए हमें, सार्थक अंक क्या कहलाते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, वो कहलाते हैं हमारे सार्थक अंक कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे दी जाएगी? किसी भी गणना में उपस्थित वे सभी अंक जिनका कोई अर्थ होता है क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक। या ऐसा कह सकते हैं जो किताबी परिभाषा है, किसी गणना में उपस्थित सभी विश्वसनीय और संदिग्ध अंक क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। क्लियर? सार्थक अंक क्या कहलाते हैं? किसी गणना में उपस्थित, अपनी भाषा में कहूँ को, जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। किसी गणना में उपस्थित सभी विश्वसनीय का मतलब जो पूरे विश्व में विख्यात हो, विश्वसनीय तथा संदिग्ध, सभी विश्वसनीय तथा संदिग्ध अंक क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। सवालों को तो लगा ही लिया होगा। चलिए तो अब आगे देखते हैं क्या है सार्थक अंक। किसी गणना में उपस्थित सभी विश्वसनीय अंक, अर्थात जो पूरे विश्व में विख्यात अंक हैं, क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक, क्लियर? किसी गणना में उपस्थित सभी विश्वसनीय और संदिग्ध अंक क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। क्लियर? बन जाएगी ना डेफिनेशन? किसी गणना में उपस्थित सभी विश्वसनीय तथा संदिग्ध अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं सार्थक अंक के गुण। कुछ तो क्वालिटी होगी इसमें। सार्थक अंक के गुण, तो बेटा कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी इसमें। चलिए देखते हैं। पहला गुण बेटा है कि सार्थक दशमलव बिंदु होता है, जो उसका सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे जहाँ लगा हो उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? दशमलव बिंदु का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पहला। दूसरा, सार्थक अंकों की जो संख्या होती है वो अल्पतमांक पर निर्भर करती है। सार्थक अंकों की संख्या अल्पतमांक पर निर्भर करती है। क्लियर? इसके बाद तीसरा है, किसी संख्या में जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं, किसी संख्या में जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं, वह उतनी ही यथार्थ का मतलब सही होती है, यथार्थ होती है। मतलब गणना करेंगे और जितने ज़्यादा सार्थक अंक आएंगे वो उतनी ही ज़्यादा सही होगी। एक और बेटा देख लो, पाँचवा,
सार्थक अंक जितने अधिक होते हैं प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होती है। सार्थक अंक जितने अधिक होते हैं, जितने अधिक होते हैं प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होती है। प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होती है। क्लियर? जी हमारे कुछ 4 गुण थे। पहला, दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अल्पतम अंक पर निर्भर करते हैं, जितने ज़्यादा सार्थक अंक होंगे उतनी ही ज़्यादा यथार्थ होगी। अर्थात यदि मैं पूछ लो एक संख्या है 2.3 और एक है 2.31, कौन सी ज़्यादा यथार्थ है? जी, क्योंकि इसमें 3 सार्थक अंक है, इसमें 2 सार्थक अंक। अभी सार्थक अंक को गणना करने के लिए भी मैं बताऊंगा कैसे की जाती है। और फिर अब मैं कहूँ किसकी प्रतिशत त्रुटि अधिक होगी, तो इसमें सार्थक अंक कम है इसलिए इसकी अधिक होती है, और जिसमें सार्थक अंक ज़्यादा होते हैं उसकी प्रतिशत त्रुटि कम होती है। अर्थात यदि हमारे ज़्यादा सार्थक अंक होंगे तो प्रतिशत त्रुटि उतनी ही हमारी कम होगी। तो ये कुछ सार्थक अंक की परिभाषा थी और गुण थे। क्या कहलाते हैं सार्थक अंक? किसी गणना में उपस्थित सभी विश्वसनीय तथा संदिग्ध अंक क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक के गुण हैं जो 4 हमने पढ़े हैं। दशमलव बिंदु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अल्पतम अंक पर निर्भर करेगी, जितने अधिक सार्थक अंक होंगे उतनी ज़्यादा यथार्थ होगी, और फिर जितने अधिक सार्थक अंक होंगे उतनी ही ज़्यादा कम प्रतिशत त्रुटि आएगी। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं सार्थक अंकों की गणना कैसे करते हैं। चलिए बेटा, अभी हमने देखा कि सार्थक अंक क्या कहलाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि सभी विश्वसनीय और संदिग्ध अंक ही सार्थक अंक कहलाते हैं। फिर हमने कुछ उसके गुण पढ़े, जिसमें पहला पढ़ा कि सार्थक अंक जो होते हैं दशमलव पर निर्भर नहीं करता है, दूसरा अल्पतम अंक पर निर्भर करता है, तीसरा भी पढ़ा जितना अधिक सार्थक अंक होगा उतनी ज़्यादा यथार्थ होगी, और चौथा पढ़ा हमने जितना ज़्यादा सार्थक अंक होंगे उतनी ज़्यादा प्रतिशत त्रुटि कम होगी। ठीक है, मतलब प्रतिशत त्रुटि कम होगी जितना ज़्यादा सार्थक अंक होगा। अब सार्थक अंकों की गणना करनी है। जैसे कभी कभी हमारे से क्वेश्चन नहीं पूछ लेता है कि बताइए इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो अब यदि हमें उसकी गणना करनी है तो चलिए हेडिंग डालिए सार्थक अंकों की गणना। चलिए करते हैं सार्थक अंकों की गणना। मतलब अब गिनती करनी है तो कैसे करेंगे गिनती? ठीक है, तो पहला वाला रूल लिखो या गणना की नियम हेडिंग डाल लो, या पहला नियम लिखो सीधे। क्या है नियम? सभी अशून्य अंक क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक कहलाते हैं। बेटा चाहे दशमलव लगाओ चाहे ना लगाओ, अशून्य अंकों का अर्थात जो शून्य नहीं होगा कहलाते हैं, तो वो सार्थक अंक कहलाएगा। ठीक है, सभी अशून्य अंक होने चाहिए लेकिन शून्य नहीं होने चाहिए। सपोज कर लो मैं कह दूँ 2.361 में कितने सार्थक अंक हैं, तो तुम कहोगे 1 2 3 4, सभी के सभी अशून्य अंक का मैं 4 सार्थक अंक हैं। जी एग्जाम्पल है हमारा, 4 सार्थक अंक हैं। तो ये तो बेटा पहले हमें पता चल गया कि सभी अशून्य अंक क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि शून्य को कब सार्थक अंक गिना जाता है, कब सार्थक अंक नहीं गिना जाता है। तो चलिए देखते हैं शून्य को कब सार्थक अंक गिनना है, कब सार्थक अंक नहीं गिनना है। तो दूसरा नियम डालने के काफ़ी नियम होते हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। तो पहले हम एक हेडिंग डाल लेंगे दूसरे नंबर पे, किसी गणना में उपस्थित शून्य कभी सार्थक अंक होता है, कभी सार्थक अंक होता है, कभी नहीं होता।
या होने नहीं होने का नियम। तो चलिए देखते हैं कि कब सार्थक अंक होगा शून्य, कब नहीं होगा। वैसे तो हमें पता है कि सभी के सभी अशून्य जितने भी आए सार्थक अंक होते हैं, लेकिन शून्य को कभी कभी सार्थक अंक में गिना जाता है और कभी नहीं गिना जाता है। तो उसका नियम देखते हैं, नंबर 1 का नियम क्या कहता है। पहला नियम कि सार्थक अंक हो या ना हो। तो देखना, दशमलव यदि ना लगाओ, यदि संख्या में दशमलव ना हो तो अशून्य अंक के पीछे के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। सपोज कर लो ये मेरा लिखा है 2500, एग्जाम्पल में क्या लिखा है मैंने 2500 मैंने लिख दिया। अब मैंने पूछा कितने सार्थक अंक हैं, तो ये संख्या में दशमलव तो कहीं लगा नहीं है। जब दशमलव नहीं लगा है तो जितने भी शून्य होंगे सभी के सभी सार्थक अंक होंगे। तो इसमें कितने सार्थक होंगे, इसमें 4 सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं। ठीक बेटा, तो ये कुछ अभी पहला नियम है, इनको नोट कीजिए। इसके बाद अभी और बहुत सारे नियम है। शून्य वाला हमेशा झंझट डालता है कि कब हमारा शून्य सार्थक अंक होगा, कब नहीं होगा। तो उन्हीं के बारे में हमें ओनली अध्ययन करना है। बाकी अशून्य अंक तो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। तो पहला नियम शून्य होने का क्या है कि यदि संख्या के दशमलव ना हो और अशून्य अंक के जितने भी पीछे हों, आगे की बात नहीं हो रही है, कहाँ की हो रही है, पीछे की। तो ये हमारे पीछे 2 अंक, तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। चलिए अभी शून्य का एक दूसरा नियम और पढ़ते हैं, तो इसको नोट कीजिए पहले। चलिए बेटा, अभी हमने देखा कि यदि दशमलव ना लगा हो तो अशून्य अंक के जितने भी दाईं ओर शून्य होंगे सभी की सब क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। अब बेटा देखते हैं इसी का बी पार्ट, शून्य होने का। 2 अशून्य अंकों के बीच में यदि शून्य हो, मतलब 2 अशून्य अंकों के बीच में यदि शून्य हो तो वो भी क्या कहलाएगा, सार्थक अंक। जैसे 2 अशून्य अंकों के बीच स्थित शून्य क्या होता है, शून्य सार्थक अंक होता है, सार्थक अंक होता है। सपोज कर लो एक 0 है, वो 2 अंकों के बीच में फंसा हुआ है। जैसे मैं कहूँ 2.306, ठीक, क्या किया मैंने, 2.306। तो ये देखो 2 अशून्य अंकों के बीच में फंसा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, सार्थक अंक कहलाएगा। मैं कितने सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं। कितने 4 सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक हैं। मतलब 2 अशून्य अंकों के बीच में यदि शून्य फंस गया तो वो सार्थक अंक कहलाने लगेगा। ठीक है। अब यदि मैं तीसरा नियम बताऊं, यदि शून्य केवल दशमलव की स्थिति दर्शाने के लिए लगाओ, दशमलव की स्थिति दर्शाने के लिए लगा हो तो वह सार्थक अंक नहीं होता, सार्थक अंक नहीं होता। सपोज कर लो मैंने ले लिया दशमलव की स्थिति दर्शाने के लिए 0.0203।
तो ये वाला शून्य इसकी स्थिति दर्शा रहा है, मतलब कि हमें 4 अंक बाद दशमलव लगाना। वैसे तो सार्थक अंक कितने हैं? 3। ये ओनली स्थिति दर्शा रहा है कि 4 अंक बाद लगाइए दशमलव, तो इस शून्य को सार्थक अंक नहीं गिनेंगे। अर्थात इसमें सार्थक अंक कितने हैं? सार्थक अंक कितने हो जाएंगे बेटा? ओनली ये अर्थात 3 है। कौन कौन से हैं? 2 0 3 है। अब कौन कौन से गिने हमने? 2 गिना है, 0 गिना है, 3 गिना है। कौन सा 0 गिना है? ये वाला, क्योंकि ये 2 अशून्य अंकों के बीच में फंसा हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? सार्थक अंक कहेंगे। इसी के बाद इसी का अब हम डी पार्ट देखते हैं और कब गिनेंगे। ठीक है, यदि दशमलव के पहले अशून्य अंक हो तब दशमलव के बाद का शून्य, दशमलव के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। सभी शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक बेटा, यदि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक हो, सपोज कर लो मैंने ले लिया 2.034, तो दशमलव के पहले क्या है? अशून्य अंक है, तो ये क्या कहलाएंगे? अब सभी के सभी सार्थक अंक। मैं कितने सार्थक अंक? 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है, और मैं ले लूँ 25.00, तो देखिए दशमलव के पहले क्या है? अशून्य अंक है, तो ये दोनों भी सार्थक अंक में गिने जाएंगे। मैं कितने सार्थक बन जाएंगे? 4 सार्थक अंक हैं। क्लियर? दशमलव के ठीक पहले यदि अशून्य अंक होता है तो सभी के सभी शून्य क्या हो जाते हैं? सार्थक अंक हो जाते हैं। तो ये कुछ हमारे सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम थे जो शून्य की स्थिति पर निर्धारण करते हैं। ठीक है, शून्य इन 4 स्थितियों पर निर्धारण कर सकता है कि जब अशून्य अंकों के बीच में शून्य स्थित हो, और वो वाला क्या था? दशमलव ही ना लगी हो, और ये वाला क्या है? दर्शाने के लिए ओनली लगा हो तो नहीं गिनते हैं। और फिर ये चौथा वाला क्या है? पहले यदि अशून्य अंक हो तो सभी शून्य क्या आ जाते हैं? सार्थक अंक आ जाते हैं। अब चलिए सार्थक अंक निकालने के कुछ और नियम देखते हैं। तो पहला नियम था हमारा, क्या था? यदि अशून्य अंक होंगे सभी तो सार्थक अंक कहलाएंगे। और दूसरा नियम हमारा था शून्य की स्थिति निर्धारण करना। इसको नोट कीजिए, शून्य की स्थिति निर्धारण करने के लिए हमारे 4 नियम बने थे। अब हम देखते हैं 5वां नियम, अर्थात उसका तीसरा नियम। चलिए बेटा और देख लेते हैं कि सार्थक अंक, तीसरा नियम देख लेते हैं। सार्थक अंक में 10 की घात का कोई प्रभाव नहीं होता, प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब चाहे जितनी घात लगी हो हमें मतलब नहीं है। जैसे मैंने कह दिया 2.3 गुणा 10 की पावर 12, तो इसमें ओनली ये सार्थक अंक गिने जाएंगे। मैं 2 सार्थक अंक जो अभी हमने नियम पढ़े हैं वही बात सार्थक अंक है। अब बेटा तुम्हारे मन में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यदि सर ऐसा आ जाए, मैंने बोल दिया ऐसा आ जाए, तो क्या इन शून्यों को सार्थक अंक गिनेंगे? तो भाई बिल्कुल गिनेंगे। क्यों और कब गिनना है? जब यहाँ पे 0 लगा हो या कोई सार्थक अंक लगा हो तो। ठीक है, जब 0 लगा हो तो हम इसको गिन सकते हैं। यदि 0 नहीं लगा तो नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 लगा है तो इसको गिन सकते हैं। यदि यहाँ कोई अंक लगा है तो इसको सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। अर्थात एक और रूल बना लो, क्या? चौथा वाला यदि, या उसी में बना लो उसका 5वां रूल। यदि दशमलव के पहले कोई शून्य हो तब दशमलव
के बाद के सभी अशून्य अंकों के पीछे, अशून्य अंकों के पीछे अंकों के पीछे के सभी शून्य क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है बेटा। यदि दशमलव के पहले कोई शून्य हो, जैसे मैंने कह दिया 2.0250, तो इसमें जे वाले देखो क्या लिखा है, यदि दशमलव के पहले कोई शून्य हो तो है ये शून्य, तब दशमलव के बाद के सभी अशून्य, दशमलव के बाद ये है ना 2 अशून्य अंक के पीछे के सभी शून्य, इसके पीछे सभी शून्य है, क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक। तो कितने हो जाएंगे? मैं 4 सार्थक अंक हैं। कितने हैं? 4 सार्थक अंक हैं। तो बेटा आज हमने सार्थक अंकों को निकालने की विधि, उसकी परिभाषा और गुणों के बारे में जान लिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि चैनल पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। मैं शेयर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो तुम्हारे मित्रगण होंगे, यदि आप उन लोगों को शेयर कर दोगे तो इस शिक्षा का लाभ वो लोग भी उठा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।